बड़ी खबर के साथ जालौन से बड़ी जानकारी। रात के समय दर्दनाक हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, रेंडर के ग्राम मढेरा से रामपुरा गई थी बारात और लौटते वक्त गोपालपुरा के पास हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रेस्क्यू में जुटी पुलिस, बस में सवार थे 40 लोग। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, कॉलेज कराया भर्ती। बड़ी खबर आपको बता दें, जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र की यह घटना, भीषण सड़क हादसा और रेस्क्यू में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी, बस में सवार थे करीब 40 लोग, घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कराया गया है। जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो रात के समय दर्दनाक सड़क हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बारातियों से भरी ट्रक पलटी है और रात के समय ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए, करीब 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस के साथ हादसा जिसमें कई लोग घायल हुए और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। रात के समय ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, करीब 40 लोग इस बस में सवार थे और वापस लौटते वक्त इस बस में एक्सीडेंट हुआ और करीब 5 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। जो घायल है उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। तो लौटते समय यह हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा। एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक बारात जो कि थाना रेंडर क्षेत्र के से गई थी, ग्राम मढेरा से थाना रामपुरा क्षेत्र में ये बारात गई थी, लेकिन दुतावली गांव में, और वहां से लौटते समय लगभग 2:30 बजे के आसपास बस का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस समय इस बस में लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं। ये बारातियों से भरी हुई बस थी और इसमें लगभग 15 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए और जिनको सीएससी पर लाया गया। इनमें से 5 लोगों को मृत घोषित किया गया है। तो जालौन से भीषण सड़क हादसा। आपको बता दें कि बारात से लौट रही एक बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 15 लोग घायल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम वापस लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। बारातियों की बस हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 15 लोग घायल हुए और फिलहाल उन घायलों का इलाज जारी है। लेकिन इस हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे का कारण क्या कुछ है, इसे पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। जालौन में भीषण सड़क हादसा, रात के समय ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश एटीएस इस समय पूरे एक्शन के मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूरी तरह से बैन के बाद संस्था के सभी सदस्यों की धरपकड़ तेज कर दी गई। पीएफआई के सदस्यों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने एवं टेरर फंडिंग एवं देशद्रोह जैसे गंभीर अपराध लगाए गए। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले इस संगठन के सभी पदाधिकारियों की गिरफ्तारी का जिम्मा यूपी एटीएस को सौंपा, जिसमें एटीएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर खरा उतरते हुए भारी संख्या में पीएफआई के एजेंटों को गिरफ्तार कर और अब उन्हीं की निशानदेही पर अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी लगातार जारी है। इसी क्रम में लखनऊ के विकासनगर क्षेत्र में भी एक आरोपी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके अलावा यूपी एटीएस ने लखनऊ के बख्शी का तालाब के अचरामऊ गांव में छापेमारी की और 2 एजेंटों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे एटीएस मुख्यालय में कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तो पीएफआई एजेंटों की धरपकड़ लगातार जारी, यूपी एटीएस से लगातार कार्रवाई कर रही है। संगठन में आपको बता दें गंभीर अपराधी है, जिनका गिरफ्तारी लगातार जारी है। एक्शन मोड में यूपी एटीएस नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि इन तमाम अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिन पर कार्रवाई करते हुए एटीएस लगातार गिरफ्तारी कर रही है और अब एक और आरोपी को भी लखनऊ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रंजीत राठौर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कितना आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है? उत्तर प्रदेश एटीएस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद पूरी तरीके से हो गई थी और पीएफआई पॉपुलर के बैंड के। रंजीत, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज मिल रही है आपको? हमारी आवाज आ रही है? जी रंजीत जी, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एटीएस को ये बिल्कुल साफ साफ दिशा निर्देश दिया था कि जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगाया गया था तो उसके बाद पूरे देश में बैन के बाद में ऐसे लोग जो आतंकवादियों की मदद करते थे, टेरर फंडिंग करते थे, उन लोगों की गिरफ्तारी के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एटीएस को दिए थे, जिसके बाद में एटीएस पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई थी। इसके पहले भी एटीएस के द्वारा कई गिरफ्तारियां की गई थी। इसी क्रम में आज लखनऊ के विकासनगर क्षेत्र से एक संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के लिए काम करता था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। और इसके बाद में एटीएस ने लखनऊ के बख्शी तालाब थाने क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में भी छापेमारी की है, जहां पर अभी वो छापेमारी जारी है और एक आज गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीती रात से लेकर और आज तक कई शहरों में यूपी एटीएस की छापेमारी की गई थी, जिसमें अन्य संदिग्धों की भी गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए यूपी एटीएस द्वारा तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जितने आरोपी पकड़े गए उनसे पूछताछ में क्या कोई अन्य तथ्य जो है निकलकर सामने आए हैं? चाहेंगे आपको कि अभी कुछ समय पहले ही जो है लगभग एक वर्ष पूर्व लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में कुछ आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, जिनके निशाने पर जब उनसे पूछताछ की यूपी एटीएस ने गहनता से, जिनके निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के कई बड़े राजनेता शामिल थे, जो इनकी हत्या की साजिश के लिए यहाँ पर लखनऊ में आए थे। हालांकि एटीएस ने उनके मंसूबे नाकामयाब कर दिए थे और उनको गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से भारी मात्रा में वेपन्स और कुकर बम भी बरामद हुए थे। इनकी प्लानिंग थी कि जगह जगह बम विस्फोट करके पुलिस का ध्यान डाइवर्ट कर दें, जिससे पुलिस वहां पर पहुंच जाए और ये लोग आसानी से जिन जिन राजनेताओं के लिए इन्होंने हत्या का प्लान बनाया था उनको आसानी से टारगेट कर सके। इसलिए जब से एटीएस उसी समय से जो है लगातार सक्रिय थी, उन लोगों से पूछताछ करके फिर पता चला कि इन लोगों को कौन कौन मदद कर रहा था इनकी, और ऐसे लोगों को इनके जानकारी में प्रकाश में आया तो पता चला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के लोग जो थे वो आतंकवादियों की टेरर फंडिंग करवा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को उनकी निशानदेही पर तभी से गिरफ्तारी के शुरू हुए हैं और अभी जो उसके पहले कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे उन लोगों ने बताया है कि ये लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं, जो और हमारे साथी थे उनको एटीएस लगातार गिरफ्तार कर रही है। और पूछताछ में उन्होंने अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं बताया है। इस संबंध में हमारे एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा जी से बात हुई थी आज फोन पे, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि चाहे जितने भी शातिर किस्म के ये अपराधी हों, एटीएस अपना काम बखूबी करना जानती है और बहुत ही जल्द इनसे पूछताछ करके जो भी सच आएगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है रंजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए आपको सीधा ले चलते हैं। को वाजपेयी जी, श्रीमती सावित्री वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी श्री प्रशांत सिंह जी, मंच पर उपस्थित श्री आरपी सिंह जी, नगर पालिका और नगर पंचायतों के हमारे सभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों, अलीगढ़ के उपस्थित भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की इस पावन जन्मस्थली को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इसी माटी के सपूत सदैव कल्याण सिंह जी की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, अलीगढ़ ताला नगरी के रूप में दुनिया में विख्यात है।
तालीम और तहजीब, ये कभी अलीगढ़ की पहचान थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव में जीत को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कवायद को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा की। साथ ही जनसभा में आए सभी वर्गों को लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इसके साथ ही बीजेपी के ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के मॉडल को सार्थक करने के लिए जनता ने बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। साथ ही जनसभा में डिप्टी सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए सपा सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही माफिया और गुंडे या तो जेल गए या तो सुधर गए। करता हूं मित्रों, औरैया जनपद में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। यहाँ इतनी तपती धूप में जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में भाग लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उन पर जनता अपना समर्थन आशीर्वाद दे रही है। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से जनता प्रसन्न है और सब लोग चाहते हैं कि नगर निकाय में बीजेपी ही आए, बीजेपी ही जीते। ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए कई लोग वहां की तैयारी में तो नहीं लगी हुई है। नहीं, वो तो सतत तैयारी चलती रहती है। महोबा में नगर निकाय चुनाव के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वैश्य समाज को साधने के लिए मंत्री नंदगोपाल नंदी वैश्य व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे, जहां उनका मौजूद कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने वैश्य और व्यापारी वर्ग से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए बीजेपी को मजबूत करने की अपील की और कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी के जीतने से विकास में कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों पर भी मंत्री नंदगोपाल नंदी ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। फतेहपुर में सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल महिला की इलाज के दौरान कानपुर के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। फतेहपुर के ओंग थाना क्षेत्र के शुक्ला नगर निवासी 57 साल की राजेश्वरी देवी उन्नाव जिले के चंद्रिका देवी मंदिर दर्शन करने गई थी। वापस घर लौटते समय नेशनल हाईवे पार करते वक्त किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे परिवार के लोग तत्काल कानपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां सेठघाट पर रिंकू मिश्रा नाम के युवक पर आरोपी मयंक मिश्रा अजय उर्फ छोटू मिश्रा ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बता दें कि पीड़ित की पीठ पर लगी गोली आर पार निकल गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल अवस्था में पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से घायल को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है। वहीं लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के पलिया से हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां पलिया नगर में स्थित सक्सेना अस्पताल के डॉक्टर ने अपने पेशे को शर्मसार कर दिया। एक बच्चे को तड़प तड़प कर मौत की नींद सोने को मजबूर कर दिया। बताते कि सक्सेना अस्पताल में घंटों हॉस्पिटल की चौखट पर तड़प तड़प कर एक बच्चा रोता रहा। उसके परिजन अस्पताल में इलाज की भीख मांगते रहे, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने पीड़ित बच्चे का उपचार नहीं किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि सीएमओ ऑफिस में बाबुओं की साठगांठ के चलते प्राइवेट अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे अस्पताल आए दिन बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टरों ने पेशे को शर्मसार किया है, जहां पर इलाज न मिलने के कारण एक बच्चे की जान चली गई है और बिलखते रहे परिजन, लेकिन डॉक्टरों पर कोई भी असर नहीं हुआ और बीमार बच्चा अस्पताल के चौखट पे ही दम तोड़ दिया। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां एक मां अपने मृत बच्चे को लेकर किस तरीके से बिलख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी
डॉक्टरों ने इसका इलाज नहीं किया। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी, पिता ने बेटे को मौत के घाट उतारा, ताबड़तोड़ गोलियां मारकर बेटे की हत्या की। पिता ने नाना के घर पर रह रहे बेटे की हत्या की है। पहले भी आरोपी पिता कर चुका है चाचा की बेटी की हत्या। पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका जताई। 3 टीमें बनाकर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी ग्रेटर नोएडा से। पिता ने बेटे को मौत के घाट उतारा, 3 टीमें बनाकर आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। पिता ने नाना के घर पर रह रहे बेटे की हत्या की है। पहले भी आरोपी ने अपने भाई के बेटे की हत्या की थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है इस हत्या को अंजाम दिया गया। खबर झांसी से, जहां सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की 7 महीने 10 दिन बाद जेल से रिहाई हुई। बताते दीपनारायण सिंह यादव झांसी की गरोठा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनको 26 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं उन पर लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के आरोप लगे हैं। साथ ही लेखराज सिंह यादव को छुड़ाने की कोशिश करने के आरोप में दीपनारायण सिंह पर 6 मामले दर्ज है। इनमें से झांसी, जालौन और कन्नौज में मुकदमे लिखे गए हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार बराबर भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, वहीं मलिहाबाद तहसील प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि तहसील थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपालपुर गांव का मामला है, जहां पर भूमाफियाओं के द्वारा दबंगे के चलते चारागाह की जमीन और तालाब की जमीन पर चल रहा अवैध निर्माण चल रहा था। प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी भूमाफिया लगाम नहीं लगा रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व प्रधान और आसपास के पड़ोसियों के द्वारा सरकारी चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो भूमाफिया पर प्रशासन का कोई भी जोर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूर्व प्रधान की मिलीभगत से लगातार ये काम किया जा रहा है। चारागाह की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई भी नहीं की गई और लगातार भूमाफियाओं के हौसले जो है बुलंद। तो हम तहसील मलिहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैं इस समय गोपालपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर देखा जाए जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ बराबर जो है अवैध निर्माण पर जो है बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। और वहीं पर देखा जाए कि जो है ये गोपालपुर गांव पड़ता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से जो है अवैध रूप से जो है निर्माण किया जा रहा है, जो तालाब में निर्माण हो रहा है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो है बराबर ये खबर चले, जहां सूबे के मुख्यमंत्री जो है बराबर जो है इन अवैध जो है जमीन पर जो है बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कानून व्यवस्था को लेकर मलिहाबाद थाना और तहसील के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ध्यान ही नहीं देते। बराबर जो है खबर चलने के बाद भी निर्माण हो रहा है और कई भी मकान जो यहाँ पर बने हुए हैं। तालाब पर जो है अवैध रूप से कब्जा भी है सरकारी जमीनों पर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर जो है बराबर सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का काम कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के निर्माण करता है वो बराबर जो है अवैध रूप से सरकारी जमीन पर जो है कब्जा करने में लगे हुए हैं। और जहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेखपाल और तहसीलदार और एसडीएम, जो उनके कानून में रूह तक भी नहीं जाती कि जो है ये सरकारी जो जमीनों पे जो कब्जा हो रहा है उनको छुड़वाया जाए। अब देखना ये है। बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया था, आइए आपको सुनाते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। बदायूं में बीजेपी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और जनता को संबोधित किया।
तो बदायूं में बीजेपी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया था। गौ सेवा के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। आज भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर उपद्रव और दंगे नहीं, उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में दंगा मुक्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं, उत्तर प्रदेश की पहचान कहीं दीपोत्सव से, कहीं रंगोत्सव से, कहीं देव दीपावली के साथ और पर्व और त्योहारों का शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना, या उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, आपने उत्तर प्रदेश को भी बदलते देखा है और देश को भी। पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की इस रफ्तार को भारत ने पकड़ा है। यह रफ्तार ही भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि अगर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में भारत का हर नागरिक का जुड़ना, राष्ट्रीय आयोजन के साथ जुड़ना, हर घर तिरंगे का आयोजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होना, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को और भी दुगना उत्साहपूर्ण कर दिया। और जिस ब्रिटेन से हमें आजादी प्राप्त हुई, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, भाइयों बहनों, उस ब्रिटेन को बचा करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। यह भारत के गौरव की बात है। अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल प्रारंभ हुआ। अमृत काल के प्रथम वर्ष में ही भारत दुनिया के 20 प्रतिष्ठित और धनी देशों के समूह G20 के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज G20 के देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। यह भारत का दुनिया के अंदर बढ़ते प्रतिष्ठा का प्रमाण है। एक और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ सुदृढ़ होती हुई भारत की सीमाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, एयरपोर्ट का निर्माण, IIT, IIM, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, यह भारत की पहचान बन रहे हैं। ये चीजें दिखाती है कि आवश्यकता आजादी के तत्काल बाद थी, भले ही उसको आने में 70 वर्ष लगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत को प्राप्त हो रहा है। भारत तेजी के साथ उन्हें प्राप्त करते हुए अपने नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ा रहा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और विकास की नई नई योजनाओं के माध्यम से जहां नए रोजगार का सृजन हो रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य हो रहा है, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ के बिना भेदभाव के हर नागरिक को उपलब्ध कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 9 वर्ष में करोड़ों लोगों को मकान की सुविधा मिल रही है, आवास की सुविधा मिली है, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बन गए, करोड़ों लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो गए, करोड़ों लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। करोड़ों लोगों को आज जनधन अकाउंट के साथ जोड़ करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के कार्यक्रमों को। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।